वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था, पर सुर और दीप के जीवन का संघर्ष वैसे ही चल रहा था। दोनों टूटते भी थे, पर हिम्मत करके दोबारा खड़े हो जाते थे। सुरजीत के माता पिता भी दीप को दिन रात काम करते देखते थे, बिना किसी शिकन के, जो कहीं न कहीं उन्हें उसकी ओर खींचने लगा था। यूं ही 2 महीने और बीत जाते हैं। रात का वक्त था। दीप सुरजीत के घर के बाहर बैठा था और चांद को देख रहा था कि तभी घर का दरवाजा खुलता है और अमृत बाहर आती है। अरे अमृत, तुम इस वक्त यहाँ? कोई काम था क्या? मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। नहीं, कोई काम नहीं था। वो ਤੁਹਾਡੇ नाल कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम यहाँ से चले जाओ। दीप उसकी बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है। अमृत की आंखों में आंसू थे। अमृत, अचानक तुम ये? सही कह रही हूँ। तुम क्यों अपनी और सुर की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो दीप? तुम दोनों की शादी वाले दिन ही वो सब हुआ और उसके तुरंत बाद तुम यहाँ आ गए। ना तुम दोनों ने एक दूसरे से बात की और ना ही मिले। जिस रास्ते पर तुम दोनों चल रहे हो उसकी कोई मंजिल नहीं है। बीजी और पापा जी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दीप उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। और तुम करोगी मुझे माफ? अमृत उसकी तरफ देखने लगती है। तुमने जवाब नहीं दिया अमृत। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि कर पाऊंगी, पर जिस तरह से तुम हमारे परिवार का ख्याल रख रहे हो बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा कोई गुनहगार नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी और सुरजीत की दोस्ती देखी है, प्यार देखा है। तुम उसे नहीं मार सकते। जो हुआ वो नियति थी। अगर हम तुमसे नफरत करते रहेंगे तो शायद सुरजीत की आत्मा को भी कभी शांति नहीं मिलेगी। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। उसे ऐसे देखकर दीप की आंख भी भर आती है। वो प्यार से अमृत के सर पर हाथ रखता है। अमृत, तुम्हारे इन शब्दों ने कहीं ना कहीं मेरी बुझती हुई उम्मीद को फिर से जगाया है। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे परिवार में खुशियाँ वापस लाकर रहूंगा। लेकिन दीप, सुर का क्या? 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। ना तो तुमने उससे बात की है ना मिले हो। उसका क्या? हमारा प्यार और रिश्ता बहुत गहरा है अमृत। हमें एक दूसरे को प्यार और याद करने के लिए बात करने या मिलने की जरूरत नहीं है। हमारे दिल एक दूसरे के नाम से धड़कते हैं। अगर मैं यहाँ से अपना वादा पूरा किए बिना चला गया तो सबसे ज्यादा दुख उसी को होगा। पर तुम उसकी चिंता मत करो, वो ठीक है। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे समझने के लिए। अमृत नम आंखों से हल्का सा मुस्कुरा देती है। वो दोनों जब बात कर रहे थे तब उनके सामने वाले घर की खिड़की से एक औरत ने उन दोनों को बातें करते देख लिया। थोड़ी देर में अमृत घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह दीप और सुरजीत के पिता दुकान के लिए निकल जाते हैं। दोपहर के टाइम सुरजीत की माँ घर का सामान लेने पास की दुकान जा रही होती है। तभी वही औरत 1-2 औरतों के साथ उनके पास आती है। सत श्री अकाल बहन जी। सत श्री अकाल। कैसी है आप? ठीक हूँ, आप बताइए। बहन जी, मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक गल करनी थी, आपकी नू को लेकर। अमृत को लेकर? कहिए। कल रात मैंने आपकी बहू को वो जो मुंडा आपके घर बाहर रहता है ना, उससे बात करते देखा था। बुरा ना मानना आप, पर आपकी बहू जवान है और ऊपर से सुरजीत के साथ ऐसा हादसा हो गया। जरा ध्यान रखिए, ऐसे किसी पराये मर्द से बात करना सही नहीं है। हाँ बहन जी, सही कह रही हैं। ये उम्र ही ऐसी है, कदम फिसलते देर नहीं लगती। हमारा काम तो समझाना था, सो बता दिया। बाकी आप समझदार ही हो। ये कहकर वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। सुरजीत की माँ की आंखों में आंसू थे। वो घर वापस आती हैं। अरे पीची, आप तो सामान लेने गई थी ना, कहाँ है सामान? नहीं लाई। नहीं लाई? पर क्यों? पहले तू मुझे ये बता कि तू कल दीप से रात को बात करने गई थी। अमृत हैरानी से उनकी तरफ देखने लगती है। क्या हुआ बीजी, आप ऐसे क्यों? पहले मेरी बात का जवाब दे। हाँ, वो तू जानती है, कल सामने वाले घर में रहने वाली औरत ने तुझे देख लिया और वो कैसी कैसी बातें बना रही है। अमृत की आंखें भर आती हैं। पर बीजी, मैंने ऐसा क्या? जानती हूँ तूने ऐसा कुछ नहीं किया, पर दुनिया की नजर बहुत खराब है पुत्र। अकेली औरत के चरित्र पर दाग लगाते उन्हें वक्त नहीं लगता। लेकिन बीजी, तभी अमृत की नजर घर के दरवाजे पर पड़ती है जहाँ दीप खड़ा हुआ था। उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। अमृत की नजर झुक जाती है। सुरजीत की माँ दीप के पास आती है।